नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संदीप कामड़ी आज आपके लिए लाया हूँ एचआरएम का पार्ट 3, जिसमें हमने लास्ट एमसीक्यू पढ़े थे पार्ट 2 पार्ट 1 में। उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू आपको समझने में कहीं ना कहीं हेल्प हो रही होंगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इस एमसीक्यू की बदौलत हम लोगों को एग्जाम क्रैक करने दोस्तों, तो आप जरूर डेफिनेटली अपनी सिलेबस मैचिंग एमसीक्यू ढूंढ रहे होंगे। बट आप ध्यान में रखिए कि एमसीक्यू सिलेबस मैचिंग बिल्कुल भी नहीं होते। सिलेबस का जो टॉपिक होता है उस कंसेप्ट के ऊपर एमसीक्यू बनाया जाता है। तो आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं लग रहा है, ये सिलेबस के हिस्से में नहीं लग रहा है, बट उस सिलेबस के पार्ट से ही लिए गए एमसीक्यूज होते हैं, उस टॉपिक के बेसिस से ही लिए जाते हैं। इससे मैचिंग मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आप प्रैक्टिकल में पढ़ लिए कि ये चैप्टर का ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का ये पार्ट था, तो उसके ऊपर वो एमसीक्यू रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने इसके पहले लास्ट अगर पेपर एमसीक्यू का थ्योरी पेपर का दिया होगा तो आपने इमेजिन कर लिया होगा कि थ्योरी पेपर के एमसीक्यूज कैसे होते हैं। यानी आपको ऐसा लगा होगा कि सिलेबस के बाहर ही पूछ लिया कहीं ना कहीं, या फिर कई जनरल क्वेश्चन पूछ लिए। इसीलिए एमसीक्यू जो है थोड़े से आपको हट के, थोड़े से अलग से, थोड़े से जनरल वाले एमसीक्यू आपको याद रखना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी समय वेस्ट करते हुए। द मीनिंग ऑफ द एक्रोम SHRM। देखो SHRM मतलब क्या कि हमने इसके पहले देखो HRM देखे थे, HRD देखे थे, HR देखे थे, HRP देखे थे। यानी कहीं ना कहीं हम HR के ही अल्टरनेट नाम देख चुके हैं। अब इसमें क्या है, एस मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म नहीं होता, स्ट्रेटेजिक होता है, स्ट्रेटेजिस्टिक नहीं होता, स्ट्रेटेजिक। देखो यहाँ पे स्पेलिंग का थोड़ा सा झोलझाल किया गया है, जिसकी वजह से आप घूम सकते हो। इसका सही स्पेलिंग स्ट्रेटेजिक ह्यूमन ये वाला है। मतलब इसका आंसर क्या रहेगा आपका बी। नाउ द ऑर्गेनाइजेशन दिया है मस्ट बी कंडक्टिव द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो किस बेस पे क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी का रहता है। डेवलपमेंट पॉलिसी या एनवायरनमेंट के भरोसे बिल्कुल भी नहीं होता। ये होता है क्या के बेस पे, कल्चर के बेस पे। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस वे से आगे बढ़ रहा है। द कॉलेज प्रोफेसर आर जनरली इवेल्युएट ऑन द फॉलोइंग वर्क। कॉलेज प्रोफेसर के हिसाब से देखा जाए तो टीचिंग भी करते हैं, सर्विस भी देते हैं, रिसर्च भी करवाते हैं। ये एक HR के हिसाब से अगर जो टीचिंग कैपेबिलिटीज़ है कॉलेज प्रोफेसर के हिसाब से वो उसमें सभी चीज़ें बैठती है। इन विच द इवैल्यूएशन मेथड द इवैल्यूएटर। इवैल्यूएशन मेथड में इवैल्यूएटर जो होता है, देखिए आपको कहीं ना कहीं जो कंसेप्ट होता है इवैल्यूएशन का, इवैल्यूएशन मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है HR में, जिसके ऊपर काफ़ी हेवी क्वेश्चंस होते हैं। ध्यान में रखना, इवैल्यूएशन के ऊपर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। इसलिए इवैल्यूएशन के जितने भी क्वेश्चन है, जॉब इवैल्यूएशन के जो भी है वो सभी अच्छे से करो। इज आस्क्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रॉन्ग एंड वीक एस्पेक्ट। इवैल्यूएशन में इवैल्यूएटर जो होता है स्ट्रॉन्ग और वीक निकालता है ऑफ द एम्प्लॉयज बिहेवियर। एम्प्लॉय के बिहेव से, उसके बात करने से, उसके काम काज से कहीं ना कहीं वो पूरा स्ट्रांग और वीकनेस उसका निकाल लेता है और उसका करियर डिसाइड कर लेता है कि भाई ये अपनी कंपनी के लायक है भी या नहीं है। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं, किस वे से डिसाइड होता है, तो इसको बोलते हैं इजी इवैल्यूएशन मेथड। ये बहुत ही ईजी होता है, कोई भी ढूंढ सकता है किसी भी चीज़ के डिस्क्राइब से ऐसा वो बोलना है। तो इस मेथड को बोलते हैं इजी इवैल्यूएशन, जिसके बेस से वो स्ट्रॉन्ग और वीक फाइंड कर सकता है। तो फॉलोइंग सिस्टम कंबाइन दी सुपीरियर एंड सेल्फ इवैल्यूएशन सिस्टम। सुपीरियर और सेल्फ इवैल्यूएशन सिस्टम का ये क्या है, कंबाइन है। कंबाइन है मतलब क्या है, ग्राफिक नहीं है, फोर्स नहीं है, इजी तो अपन ने अभी देखे। यह मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मेथड जो सुपीरियर भी करता है और सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए भी वर्क होता है। In this technique, the personal specialist and the operating managers prepare a list of a statement of very effective and very ineffective behavior of for an employee. एम्प्लॉय का बिहेवियर कितना इफेक्टिव है, कितना इनएफेक्टिव है, ये फाइंड करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं उस मेथड का नाम है दोस्तों, सोचो क्या है इनमें से जो आंसर आपने पढ़े होगे तो पता होगा। इसका आंसर है क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक, जिससे वर्कर का इफिशिएंसी का बिहेवियर समझ में आता है। ये बात ध्यान में रखिए। द फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन द क्रिटिकल इंसिडेंट अप्रोच। फॉलोइंग टेक्निक जो दी है उसमें बिहेवियरली एक्रोनॉट रेटिंग स्केल ये तो होता ही है बार्स का, और क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक भी कहीं ना कहीं काम आता है। मतलब इसका आंसर आपका बोथ और भी रहेगा। पेयर कंपैरिजन काफ़ी बेस्ट मेथड होती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर, इवैल्यूएशन, एफिशिएंसी, ग्रेडिंग सब चीज़ें मेजर करने के लिए यूज़ कौन करता है, ये सुपीरियर तो करता ही है, पीयर भी करता है और सबऑर्डिनेट भी करता है। मतलब तीनों लेवल के लोग
करते हैं, समझ लो टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल समझने के हिसाब से। नाउ द मल्टीपल इनपुट अप्रोच परफॉर्मिंग फीडबैक। देखिए फीडबैक का क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी आया था, याद होगा। इसके लिए आंसर था मल्टीपल इनपुट अप्रोच के लिए 360 डिग्री का जो असेसमेंट होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसके बाद में एन इंसेंटिव प्लान में भी कंसिस्ट ऑफ। इंसेंटिव प्लान में क्या होता है, मॉनिटरी होता है, नॉन मॉनिटरी होता है। वैसे तो इंसेंटिव में मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी दोनों होते हैं, दोनों टाइप के इंसेंटिव मिलते हैं। नॉन मॉनिटरी में आपको प्रमोशन या फिर अप्राइजल या फिर ट्रांसफ़र या फिर आपका ग्रेडिंग स्केल बढ़ाना ये होता है। और मॉनिटरी में आपका इंसेंटिव में कैश रिवॉर्ड, बोनस या फिर एक्स्ट्रा अमाउंट ऐसा कुछ दिया जाता है। देन द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज इवेल्युएट एन एम्प्लॉय इंडिविजुअली। अब ये टेक्निक वो है जो एम्प्लॉय खुद का खुद चेक कर सकता है। तो वो टेक्निक कौन सी है दोस्तों, ग्राफिक स्केलिंग रेटिंग, रैंकिंग, पेयर्ड कंपैरिजन तो हो चुका है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। तो इसकी टेक्निक का नाम कौन सा है, ग्राफिक स्केलिंग टेक्निक, स्केल टेक्निक, जिसमें एम्प्लॉय खुद का ही परफॉर्मेंस खुद ही चेक कर सकता है कि भाई मैं ग्राफ लेवल में बाकी एम्प्लॉय से कहाँ खड़ा हूँ। दी टेक्निक दैट हैव बीन यूज्ड टू इवैल्यूएट एन एम्प्लॉय इन अ कंपैरिजन विद द अदर एम्प्लॉय। अब वो टेक्निक जो एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से आसानी से कंपेयर कर सकता है और चेक कर सकता है, सिंपल सी बात है, दैट इज़ अ रैंकिंग। आपने देखा होगा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का जो रैंकिंग होता है उसमें एम्प्लॉय को रैंक में लगाया जाता है कि फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, टारगेट के हिसाब से, अचीवमेंट के हिसाब से होता है। दी रिकॉग्निशन में बी शोन इन द फॉर्म ऑफ, रिकॉग्निशन किस वे से किस तरीके से शो होती है, अपार्ट ऑन द बैक ऑफ द एम्प्लॉय, ये तो सही है। एम्प्लॉय के पीठ पीछे तो सभी चीज़ें रहती है, प्रमोशन में भी रहती है, और असाइनमेंट ऑफ द मोर इंटरेस्टिंग टास्क ये भी होती है। मतलब आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव। देन अ पर्पज ऑफ द जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन का पर्पज क्या है, वर्थ ऑफ द जॉब इन रिलेशन टू द अदर जॉब। एक जॉब का दूसरे जॉब से कनेक्शन, सही है। टाइम ड्यूरेशन नहीं होता, एक्सपेंसेस का तो कनेक्शन जॉब से नहीं रहता। वर्थ ऑफ द जॉब इन रिलेशन टू द अदर जॉब, उस जॉब का महत्व दूसरे जॉब से रिलेटेड कैसे रहेगा, यानी टाइम वैल्यू जो बोल सकते हैं अपन एक तरीके से। जॉब इवैल्यूएशन ट्राइज टू मेक अ सिस्टमैटिक कंपैरिजन बिटवीन। जॉब इवैल्यूएशन में क्या वर्कर इवैल्यूएट होंगे, मशीन होंगी, डिपार्टमेंट। कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, जॉब में तो जॉब ही इवैल्यूएट होगा ना, ठीक है। कंपैरिजन तो जॉब का ही होता है, कॉमन कंसेप्ट है, कॉमन टेक्निक है, कॉमन आंसर है। बेसिस ऑफ द जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है, जॉब इवैल्यूएशन का बेस जो है वो जॉब रैंकिंग होता है, जॉब डिज़ाइन होता है, या जॉब एनालिसिस। सबसे इंपॉर्टेंट जॉब एनालिसिस करना, ये जॉब इवैल्यूएशन का बेस्ट वे होता है। देखिए इवैल्यूएशन के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, थोड़े से ध्यान में रखिए। द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द जॉब इवैल्यूएशन प्रोग्राम, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है जॉब इवैल्यूएशन का, वो इस्टेब्लिशन ऑफ द साउंड वेज डिफरेंशियल बिटवीन जॉब, अलग अलग जॉब के हिसाब से अलग अलग पेमेंट देना जरूरी है। मेंटेनेंस ऑफ द कंसिस्टेंट वेज पॉलिसी, वो भी सही है। इंस्टॉलेशन ऑफ इफेक्टिव मीन्स ऑफ वेज कंट्रोल, वेज पे कंट्रोल करना भी जरूरी है। मतलब इसका आंसर क्या रहेगा, डी, क्योंकि ऑल ऑफ दी अबव पॉइंट कवर हो रहा है। फॉलोइंग इज नॉट अ जॉब इवैल्यूएशन मेथड, नीचे जो दिया गया उसमें जॉब इवैल्यूएशन नहीं है। फैक्टर कंपैरिजन मेथड, ये जॉब इवैल्यूएशन मेथड में बैठ सकती है। पॉइंट मेथड बैठती है, रैंक मेथड बैठती है, असेसमेंट मेथड बिल्कुल भी जॉब इवैल्यूएशन में नहीं बैठती। मतलब इसका आंसर ये है कि वो नहीं है। In which the following method job can be arranged according to the relative difficulty in performing them। ऐसा जॉब जो एक प्रॉपर वे से, प्रॉपर रैंकिंग के हिसाब से, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो उसको रैंकिंग ही बोलेंगे दोस्तों, एक लाइन से लगाना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन है। तो वो जॉब इवैल्यूएशन इज कैरीड ऑन बाय, जॉब इवैल्यूएशन ग्रुप से होता ही है, इंडिविजुअल से तो बिल्कुल भी नहीं होता, और बोथ और भी तो है ही नहीं। मतलब इसका आंसर क्या रहेगा, ग्रुप। दी रैंकिंग मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर, रैंकिंग मेथड किस चीज़ के लिए होती है, रैंकिंग मेथड ये छोटे छोटे इंडस्ट्रीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाती है, ये बात ध्यान में रखिए। रैंकिंग मेथड, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद में लार्ज तो है ही नहीं, मैंने बताया आपको कौन सा है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रैंकिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है जनरली। पॉइंट मेथड इज सुटेबल, अब पॉइंट मेथड जो होती है वो मीडियम और लार्ज के लिए होती है, बस ध्यान में रखिए। स्मॉल के लिए आपने देखा हो कौन सी मेथड है, रैंकिंग मेथड। तो पॉइंट मेथड जो है मिड और लार्ज के लिए, तो इसका आंसर आपने नोट डाउन करके रखना है। मेथड्स के नाम ध्यान में रखना दोस्तों, काफ़ी हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एचआर के वो। इन फैक्टर कंपैरिजन मेथड, फैक्टर कंपैरिजन मेथड जो होती है जिसमें हम वर्करों का डिटर्मिनेशन करते हैं, फैक्टर इज
अस्क्राइब एज फैक्टर जो है वो पैसे के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है कि उसको कितनी वैल्यू, कितनी पैसे देनी चाहिए, कितना वेज रेट होना चाहिए, कितना कैलकुलेशन होना चाहिए, उसको मनी वैल्यू काफ़ी मायने रखती है। द फॉलोइंग इज आर द की कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस पर्पस प्रोसेसेस री इंजीनियरिंग प्रोग्राम। अब री इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो चलता है एचआर डिपार्टमेंट में वो प्रोडक्ट के लिए चलता है, सर्विस के लिए भी चलता है, कस्टमर सर्टिफिकेशन के लिए भी चलता है। मतलब इसका मतलब क्या है, सभी चीज़ें, क्योंकि एचआर में री इंजीनियरिंग प्रोग्राम इसलिए चला जाता है ताकि प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो, सर्विस प्रॉपर मिले और कस्टमर भी क्या रहे, प्रॉपरली सेटिस्फाइड रहे। द एक्चुअल अचीवमेंट कंपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जॉब। मेन अचीवमेंट क्या होता है जॉब कंपेयर करने का, कंपैरिजन करने का, वो होता है जॉब परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस बेस्ड मॉनिटरिंग जिसको बोल सकते हैं। The following is are the concern with the developing a pull candidate in a line with the human resource plan। अगर मान के चलिए कहीं पे कोई जगह खाली है, कैंडिडेट वहाँ अवेलेबल नहीं है और उस जगह को हमें डेवलप करना है, तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, सिंपल सी बात है, आपको रिक्रूट करना है और कुछ नहीं, रिक्रूटमेंट होना जरूरी है, अदरवाइज वो जगह धरी की धरी रह जाएंगी। देन मेजोरिटी ऑफ द डिस्प्यूट इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एक्ट थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है एचआर में, इज और आर रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ। अब इंडस्ट्री में मेजोरिटी का जो पोर्शन है वो किससे रिलेटेड होता है, ये आपको पूछा गया है। तो वेज से रिलेटेड होता है, सैलरी से भी होता है, उनके बेनिफिट से भी होता है। मतलब इसमें ऑल ऑफ द अबव रहेगा, क्योंकि वर्करों के प्रति होता है एचआर, उसी के प्रति खड़ा होता है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिंग करियर प्लानिंग, करियर प्लानिंग के ऊपर भी आपको क्वेश्चन दिए दोस्तों, यूनिट के हिसाब से अगर चलते हैं तो द करियर पाथ मॉडल वुड इसेंशियली फॉर्म द बेसिस ऑफ। करियर प्लान जो होता है, करियर प्लानिंग किसके लिए होती है, एम्प्लॉय के लिए, ताकि वो लोग धीरे धीरे बढ़ते जाए, ट्रांसफ़र हो, रोटेशन हो, प्लेसमेंट हो, यानी सभी चीज़ें एक एम्प्लॉय के लिए होती रहे। तो करियर प्लानिंग में प्लेसमेंट तो आता ही है, ट्रांसफ़र भी होता है, रोटेशन भी होता है, मतलब सभी चीज़ें करियर प्लानिंग में आती हैं। इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी मैंने बताए थे करियर प्लान के ऊपर। परफॉर्मेंस डेवलपमेंट प्लान इज सेट फॉर द एम्प्लॉय। परफॉर्मेंस डेवलपमेंट प्लान जो होता है एम्प्लॉय के लिए सेट करते हैं, वो क्यों, एम्प्लॉयर के लिए बिल्कुल भी नहीं, डिपार्टमेंट हेड के लिए बिल्कुल भी नहीं, इमीडिएट बॉस, हाँ जो नया नया बॉस, इमीडिएट बॉस होता है उसके लिए होता है परफॉर्मेंस डेवलपमेंट प्लान। द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज सेड टू बी अ कॉस्टली अफेयर। काफ़ी महंगा होता है जो दिया गया है। इंटरनल रिक्रूटमेंट काफ़ी इजी होता है। क्यों इजी होता है, देखिए आपने सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ी होंगी दोस्तों, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है, देखो दोस्तों आपने इंटरनल रिक्रूटमेंट के टाइप पढ़े होंगे, जिसमें अंदर ही अंदर वर्करों का ट्रांसफ़र, प्रमोशन, डिमोशन करवाया जाता है, यानी कोई कभी एम्प्लॉय एक्सचेंज किया जाता है, वो होता है इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या होता है कि बाहर से रिक्रूट किया जाता है, जिसमें एडवर्टाइजिंग होती है, एक्सटर्नल सोर्स होता है, या फिर कॉलेज कैंपस वगैरह अगर आपने पढ़े हैं। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है, ये सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का क्वेश्चन है। यानी सबसे महंगा पार्ट कौन सा है, तो मैं तो बोलूँगा महंगा पार्ट जो है इसमें से कौन सा है, एक्सटर्नल। क्यों, क्योंकि उसमें आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, कैंपस सिलेक्शन करना है तो कॉलेज में जाना है, कहीं ना कहीं खर्चा होता है, समय जाता है, टाइम वेस्ट होता है। इंटरनल में वो टाइम वेस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अपने ही वर्कर होते हैं और हम उनको पहचानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, उनकी कैपेबिलिटीज़ हमें पता होती है। हम देखिए दोस्तों, हम जिनको जानते हैं, जो हमारे साथ 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल से काम कर रहे हैं, हम उसके ऊपर अनडाउटेबली भरोसा करके काम कर सकते हैं। हमें पता है कि उनका नेचर कैसा है, हमें पता है कि उनका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर कैसा है, कि वो किस तरीके से बिहेव रखते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, वर्क में कितनी ऑनेस्टी है, कौन सा उनका स्ट्रॉन्ग जोन है, कौन सा उनका वीक जोन है, ये सब के बारे में हमें पता होता है। इसीलिए इंटरनल सबसे बेस्ट होता है। तो ये होता है किस बेस पे क्वेश्चन, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो मेरे हिसाब से सबसे कॉस्टलियर अगर देखा जाए तो वो है ये एक्सटर्नल। कॉस्ट रिमेन सेम फॉर द बोथ टाइप, नहीं ये दोनों टाइप के लिए नहीं। इंटरनल के लिए कॉस्ट नहीं लगती भाई, जैसे कि कोई एम्प्लॉय है, उसको हमने थोड़ी सी ऊपर की पोस्ट के लिए, सुपरवाइजर के लिए रिक्रूट किया है, तो हमें वो ज़्यादा कोई समय नहीं, एक छोटी मोटी एग्जाम लेके उनको प्रमोट किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्वेश्चन पढ़े। ये पार्ट अपना 3 था। जल्दी ही पार्ट 4 आपको मिलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पिछले क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करो, ताकि आपके एग्जाम काफ़ी अच्छे से, काफ़ी मज़े से जाए, बोर ना हो। ये टॉपिक थोड़ा सा थियोरेटिकल है, बोरिंग लगता है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ नहीं कर सकता। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, और नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो और नए वीडियो की, अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, नेक्स्ट
चीज़ों के साथ एचआर के और एक कंसेप्ट लेके आऊँगा। तब तक इजाज़त दीजिए मुझे। खुश रहिए, से सलामत रहिए और सबको खुश रखिए। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।